नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, जानते हैं, वही लोग ज़्यादातर मेरे चैनल पे आते भी हैं। यद्यपि मेरा चैनल ग्रामर सेक्शन के लिए, सबके लिए है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह की तैयारी करते हैं वो भी हमारे चैनल पे आ सकते हैं, कहीं की तरह की कोई मनाही नहीं है। बट यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे जुड़ते हैं, उसमें कक्षा 10वीं के लिए जो भी बच्चे कक्षा 10वीं में हैं इस वर्ष, उनके लिए जो पद्य के सेक्शन हो सकते थे, जो संस्कृत के सेक्शन हो सकते थे, वो सबके सब मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। जी हाँ, आपने देखा होगा। अभी आज हम लोग गद्य सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और गद्य सेक्शन का पहला पार्ट जो है वो है मित्रता, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा हुआ ये बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत, जी हाँ, शक्तिशाली और मजबूत दोनों विशेषण में एक साथ लगा रहा हूं। बहुत प्रभावशाली निबंध है ये मित्रता, क्योंकि जिस उम्र में हम लोग अभी हैं ना, उस उम्र में सबसे ज्यादा हमको प्रभावित करने वाला अगर कोई फैक्टर है तो वो फैक्टर यही है, फ्रेंडशिप। अगर सही मित्रता हो गई तो देखिए आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, और एक गलत व्यक्ति से अगर आपकी मित्रता हो गई तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे, इसकी गणना आप नहीं कर सकते। तो मित्रों, मित्र का चुनाव जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण होता है, इसी विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे, जो कि पहला पार्ट है कक्षा 10वीं के लिए, जो बच्चे यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं। हिंदी का मित्रता निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के प्रख्यात आलोचक रहे हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं अपने शिक्षक, जितने भी हमारे चैनल पे सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रधानाचार्यगण जुड़ते हैं, सभी का स्नेह सहित अभिवादन करता हूं। जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी का मैं बहुत सारा प्यार सहित अभिवादन करते हुए उनको उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं, उनके लिए मंगलमय कामनाएं करता हूं, अपने आशीर्वाद प्रेषित करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करे। और विशेषतः शेयर करने के लिए भी मैं कहता हूं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं ये कंटेंट अच्छा है, दूसरे दोस्तों में भी काम आ सकता है, तो अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रता निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा हुआ। जो पहली स्लाइड इसकी हम लोग देखेंगे, मैं सीधे सीधे कंटेंट आपके सामने लेके चल रहा हूं, जो आपकी किताब का कंटेंट है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल करके बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तो पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो सबसे पहले उसको कठिनता किसमें होती है, एक अच्छे मित्र का चुनाव कर लिया जाए। घर से बाहर निकलने के पहले बहुत जरूरी है कि अपने साथ एक सहयोगी रख लिया जाए, बिना सहयोगी के आगे न बढ़ा जाए। लिखते हैं, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसके जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। धड़ाधड़ मतलब एकाएक, जैसे तैसे, मतलब जैसे ही आप बाहर निकले एक एक करके कोई न कोई आपका परिचित मिलता चला जाएगा, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। हेल मेल हो जाना मतलब मिलाप हो जाता है। और भाई कहां के हो, मैं फला जगह का हूं, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम भी 10th पढ़ते हो, मैं भी 10th पढ़ता हूं, चलो बहुत बढ़िया। ये क्या है, एक तरह की विचारधारा वाले लोगों में बहुत जल्दी आपस में परिचय हो जाता है। आगे लिखते हैं, यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। परिणत होता मतलब, परिणत का मतलब होता है परिणाम, यानी रिजल्ट आ जाता है। यानी जो आज का जो परिचय है, संक्षिप्त परिचय, यही परिचय कल को जाके मित्रता में परिणत हो जाता है और वो दोनों बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मित्र हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो शब्द यहां इन्होंने प्रयोग किया था ना, युवा पुरुष, तो ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है। हमारी जो बहनें इस वीडियो को देख रही ना, वो भी समझेंगी कि पुरुष शब्द केवल पुरुषों के लिए यानी लड़कों के लिए नहीं उपयोग हुआ है, यह उन सबके लिए प्रयोग हुआ है जो युवावस्था में हैं, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता, मित्रों के चुनाव की क्या है, उपयुक्तता, यानी जिस मित्र का हम चुनाव कर रहे हैं वह मित्र मेरे लिए कितना उपयोगी है, पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। यानी अगर वह मित्र उपयुक्त होगा, यदि वह मित्र अच्छा होगा तो हमारे जीवन को सफल बनाएगा। यानी हमारे जीवन की सफलता किस पर निर्भर हो जाती है, उस मित्र पर निर्भर हो जाती है जिसको हम लोग अपना मित्र बनाते हैं। लिखा है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगति का, चाहे वो कुसंगति हो चाहे वो सुसंगति हो, अच्छे मित्र का चाहे गलत मित्र का, जो संगति होती है ना, संगति का जो प्रभाव है वो हमारे आचरण पर पड़ता है, हमारे कार्य व्यवहार पर पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त यानी हमारा हृदय कोमल
और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। जिस उम्र में हम लोग हैं ना, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, यह वह उम्र है जबकि हमारा चित्त कोमल है। मिट्टी का बर्तन बनाते समय जब तक मिट्टी गीली रहती है ना, तभी तक उसको आकार दिया जा सकता है। जिस दिन मिट्टी सूख गई फिर वह कोई आकार ग्रहण नहीं कर सकती। ठीक उसी तरह से हमारा चित्त क्या है, अभी कोमल है, हर तरह का आकार ग्रहण कर सकता है। कहते हैं अभी क्या है, हमारे भाव अपरिमार्जित। हमारे भाव कैसे हैं, अपरिमार्जित शब्द प्रयोग किया है। अपरिमार्जित मतलब क्या होता है, बिल्कुल अशुद्ध, जो बिल्कुल साफ सफाई नहीं किए गए, अपरिमार्जित यानी गंदे हैं अभी हमारे भाव। हमारे भाव भी साफ सुथरे नहीं हैं। और बुद्धि हमारी कैसी है, अपरिपक्व है। प्रवृत्ति हमारी कैसी है, अपरिपक्व है, बिल्कुल पकी नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे ढाल सकता है। और किस किस रूप में ढाल सकता है, दो उपाय दिया हमारे शुक्ल जी ने, चाहे वो राक्षस बनावे चाहे वो देवता। दो ही उपाय हैं, या तो वो राक्षस बना दे हमको, या तो हमको देवता बना दे। यानी या तो हमको अच्छे आचरण की तरफ लिप्त करा दे और नहीं तो खराब आचरण की तरफ हमको ढकेल दे। इसलिए इस कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति है ना, ये जो घड़ा है ना, इसको सुसंगत के ही सांचे में डालिए ताकि अच्छी से अच्छी मूर्ति निखर करके आवे। चलते हैं आगे, देखिए आगे क्या कहते हैं हमारे शुक्ल जी। कहते हैं ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। क्यों, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के माननी नहीं पड़ेगी। अब देखिए ऐसे लोग जो दृढ़ संकल्पी होते हैं, दृढ़ संकल्पी यानी जो हमसे ज्यादा दबाव के साथ बात मनवा लेते हैं, उनसे भी संगत करने को ये मना कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा दृढ़ संकल्प वाले लोग होंगे वो जबरदस्ती अपनी बात हमसे मनवा लेंगे। ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो अपनी ही बात को ऊपर रखें या हमारी ही बात को ऊपर रखें। दृढ़ संकल्प वाले अपनी बात को ऊपर रखेंगे, हमसे अपनी बात मनवाएंगे। और दूसरे तरह के वे लोग होंगे जो हमारी बात को ऊपर रखेंगे। जी हाँ साहब, आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छा कह रहे हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे साहब वहां कीचड़ है, कहां साहब कीचड़ है, अरे साहब सूखा है, अरे साहब एकदम सूखा है। हर बात में हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो क्या करेंगे, हमको गड्ढे में गिरा देंगे, हमको सही राय बोलो नहीं देंगे। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दाव रहता है, न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों ही अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः विवेक से कम रहता है। विवेक किसे कहते हैं, विवेक उस अवस्था का नाम है कि अब क्या करें कि परिस्थिति से आपको बाहर निकाल लिया जाए। ज्ञान कहता है कि ऐसे चलना चाहिए, विद्या कहती है कि ऐसे जाना चाहिए, बुद्धि कहती है कि ठीक है मैं चल रहा हूं तो जो मेरा अनुभव है वो ज्ञान से कितना मैच कर रहा है। और विवेक कहता है कि जिस परिस्थिति में ज्ञान और बुद्धि काम करना बंद कर दे तो अब क्या किया जाए। तो कह रहे हैं कि युवा पुरुषों को प्रायः विवेक के अभाव में इस बात की जानकारी नहीं हो पाती। आश्चर्य की बात क्या है, कह रहे हैं कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो भी उसके गुण दोषों को कितना परख करके लेते हैं। यानी किसी व्यक्ति को एक छोटी सी सामग्री अगर खरीदनी हो, मतलब अगर वो घोड़ा बाजार में खरीदने जाता है तो भी उसका रूप, रंग, ऊंचाई, खान पान, सामर्थ्य सब देख करके खरीद कर लेता है। जबकि अगर किसी को मित्र बनाना हो तो उसके पूर्व का आचरण और प्रकृति का कुछ भी विचार हम लोग नहीं करते। लिखा है, शब्द क्या लिया है, अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब होता है खोज, परीक्षण। यानी हमको जब अपना मित्र बनाना है जो जीवन भर हमारी दशा और दशा का मालिक बनेगा, उसके लिए हम कोई अनुसंधान नहीं करते, कोई खोजबीन नहीं करते। क्यों भाई, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग और थोड़ी चतुराई, यानी क्या हुआ, उसकी सारी बातें अच्छी से अच्छी मान के चल रही है हम लोग। लिखा है ना, अनुसंधान नहीं करते, उसमें सब बातें अच्छी ही मान के सब विश्वास कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसका चेहरा हंसमुख अगर बहुत सुंदर हंस रहा है, या उसके बातचीत का ढंग अच्छा है, अगर उसके शरीर की बनावट अच्छी है, थोड़ी बहुत चतुराई उसके अंदर है, या थोड़ी बहुत चीजों में साहस अगर दिखाई दे, हम उसको अपना मित्र बना लेते हैं। नहीं, इससे बचा जाए। हमको मित्र बनाने के पहले उसके आचरण और व्यवहार की सही जानकारी कर लेनी चाहिए। कह रहे हैं हम लोग यह भी नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य है भी, यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाया करता है। यानी मित्र का चुनाव करते समय हमें इस बात का बहुत बेहतर ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यक्ति का आचरण कैसा है, उस व्यक्ति का समाज में स्तर कैसा है, और उसने अपने जीवन के द्वारा समाज में किन किन चीजों का निर्माण किया है अथवा किन किन चीजों का उसने पालन किया है। क्यों, क्योंकि एक ऐसा मित्र अगर आपको मिल गया तो आपका आत्मविश्वास का कार्य क्या होगा, सुगम हो जाएगा, अपने अंदर और भरोसा आ जाएगा। किसी भी कार्य को अगर आप करना चाहेंगे तो उस कार्य को और अधिक दृढ़ता और विश्वास से आप कर पाएंगे, यदि एक अच्छा और सहयोगी मित्र आपके साथ होगा तो।
आगे चलते हैं, अगले पैराग्राफ में हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एक प्राचीन विद्वान का कथन है कि विश्वासमात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र, देखिए शब्द क्या चुना इन्होंने, विश्वास पात्र मित्र, साधारण मित्र नहीं, विश्वास पात्र मित्र। एक ऐसा मित्र जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सके कि वह मेरा नुकसान नहीं कराएगा, मित्र उसे कहते हैं। दुर्योधन और कर्ण में बहुत अच्छी मित्रता थी, लेकिन दुर्योधन जो कुछ कहता था कर्ण उसकी हां में हां मिला देता था। लिहाजा क्या हुआ, दोनों मारे गए। कर्ण विवेकी था, जानता था कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर भी उसका साथ देता था। ऐसा मित्र होने से क्या फायदा। कहा विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। अगर ये आपके पास एक ऐसा मित्र है ना जो आपकी बुद्धि को संयमित करके आपको सही राय दे सकता है, जैसे अकबर के पास बीरबल था, तो आपकी बड़ी रक्षा रहेगी, आपका कभी नुकसान नहीं होने पाएगा। कह रहा है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। औषधि मतलब दवा। विश्वास पात्र मित्र आपके जीवन की बहुत बड़ी दवा है। आपके जीवन में किसी तरह की कोई दुर्घटना होने पर वह आपकी मदद करेगा, आपको पुनः उठा के खड़ा कर देगा। अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोष और त्रुटियों से हमें बचाएंगे भी। अगर हमारे अंदर कोई दोष दिखाई देगा, यदि हमारे अंदर कोई कमी दिखाई देगी, कोई गलती आएगी, तो हमें बचाएंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। यानी हम जब सत्य से, प्रेम से और पवित्रता से आगे बढ़ेंगे, सात्विकता से आगे बढ़ेंगे, तो वो हमारी मदद करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, किस पर पैर रखेंगे, कुमार्ग पर। कुमार्ग मतलब गलत रास्ते पर। यदि हमारा आचरण कहीं गलत तरफ लिप्त हुआ तो वे हमको बचाएंगे भी, वो हमको सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे, देखिए शब्द आया हतोत्साहित, यानी उत्साह से हीन। हतोत्साहित मतलब क्या हो गया, उत्साह से हत, यानी जब हम डिमोरलाइज होंगे। हतोत्साहित होने का मतलब क्या हुआ, जब हम डिमोरलाइज होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, तो वो हमको क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। सारांश कुल मिला के यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। यानी एक बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे जीवन यापन किया जाए, इसमें वे हमारी क्या करेंगे, सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। सच्ची मित्रता से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। एक अच्छा मित्र कैसा होता है, एक बहुत अच्छे वैद्य की तरह होता है, जो हमारी कमियों को हमसे दूर करने का प्रयास करता है। उस अच्छे मित्र में और क्या गुण होता है, कह रहा अच्छी सच्ची माता का धैर्य और कोमलता होती है। एक मां जैसे धैर्य के साथ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिस कोमलता के साथ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वह कोमलता उस मित्र के अंदर होनी चाहिए जो आपके हृदय को स्पर्श करे। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। यानी अगर आप मित्र बना रहे हैं तो आपको मित्र ऐसा बनाना चाहिए जो बुरे से बुरे परिस्थिति में आपके लिए संबल बने, न कि कुछ ऐसा कर दे कि उसके साथ साथ आप अभी मुसीबत में पड़ जाएं। आजकल ऐसे ही मित्र मिलते हैं कि पता चलेगा कि जाके कुछ ऐसा खुराफात कर देगा कि वो तो फंसे ही फंसेगा, उसके चक्कर में आप अभी क्या करेंगे, जाके फंस जाएंगे। ऐसे मित्र का चुनाव करने से बचा जाए। आगे कहते हैं हमारे शुक्ल जी कि छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्रावास मतलब जो छात्र जीवन का जो समय होता है, छात्र जीवन के समय में मित्रता की तो धुन सवार रहती है। धुन सवार रहती मतलब कैसे न कैसे एक आध दो चार पांच मित्र बना लिए जाएं। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है, मतलब अंदर से निकल रही होती है, जल्दी से जल्दी किसी न किसी को मित्र बना लिया जाए। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं ना, उसमें न तो उतनी उमंग रहती है, न उतनी खिन्नता। यानी जब हम किसी को मित्र बनाते हैं तो उस मित्रता में न तो बहुत ज्यादा उमंग होता है, न बहुत ज्यादा खिन्नता। खिन्नता मतलब द्वेष भाव, एक दूसरे से किसी तरह का दुराव, दोनों नहीं होता। बाल मैत्री में जो मनन करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है, वो कहां। बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा खिलौना जुटा के रखे रहेंगे, अगर उस खिलौने में से किसी ने उनके मन मुताबिक खिलौना नहीं लिया, बल्कि अपने मन से किसी ने उठा लिया, तुरंत कट्टी। अगर उनके मन मुताबिक वाला हो गया, तुरंत मिट्टी। ये क्या है, ये बाल मैत्री का स्वभाव है। कह रहे उसमें न तो उमंग रहती न खिन्नता, उसमें आनंद होता है। और जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या होती है, कैसे वो मेरा सामान छू दिया, ये सारी चीजें होती है ना, वो एकदम स्वाभाविक होती हैं। कह रहे हैं उसमें कोई मधुरता और उसके जैसी जो अनुरक्ति है, उसके अंदर जो मधुरता है ना, उसके अंदर जो वास्तविक जो प्रेम है, निश्चल प्रेम, और जो अनुरक्ति है, यानी जो उसके प्रति जो आकर्षण है ना, कैसा अपार विश्वास होता है। मतलब उन बच्चों के अंदर इतना विश्वास होता है अपने खिलौने को लेकर के, वो चीज हमको अपने मित्रता में ढूंढनी चाहिए।
कहते हैं हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। बच्चों के कह रहे हैं कितनी जल्दी बातें लगती हैं मतलब बातें बुरी लग जाती हैं। बुरी शब्द साइलेंट मान लीजिए। बातें लग जाना मुहावरा है, यानी किसी बात का हृदय पर प्रभाव पड़ जाना, बुरी लग जाना, अनुभव गलत हो जाना। और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। छोटे बच्चों में कह रहे हैं, छोटे बच्चों में किसी चीज को लेकर के प्रेम और वैमनस्य, और वो जो वैमनस्य है ना, वो जानबूझ करके बहुत लंबे समय तक चलने वाला वो दुराव नहीं है, वो केवल एक तात्कालिक परिस्थिति है। बहुत जल्दी उसमें रूठना मनाना सब चलता रहता है। यानी जो मित्रता होती है ना, वो मित्रता बिल्कुल निश्चल होती है, उसमें किसी तरह का कोई छल कपट नहीं होता। कह रहे हैं सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। सहपाठी, साथ साथ पढ़ने वाला जो हमारा मित्र है, उसकी जो मित्रता है ना, उसमें बहुत सारे गंभीर भाव भरे हुए हैं। आचार्य रामशंकर शुक्ल का कहना है कि इसमें हृदय के बहुत सारे गंभीर भाव, एक दूसरे से अंतरंग बातें शेयर करने की जो क्षमता होती है सहपाठी के मित्रता में ना, वो शायद अन्य कहीं नहीं मिलेगी। कह रहे हैं कि किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता की अपेक्षा अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार युवा अवस्था के जो मित्र होते हैं वो बाल्यावस्था के मित्रों से कई मामलों में भिन्न होते हैं। यानी बाल्यावस्था की मित्रता कैसी है, तुरंत तात्कालिक रूठना मनाना चलता रहता है, तुरंते कट्टी तुरंते मिट्टी। लेकिन जब उससे ऊपर उठ करके जब हम लोग अपने कॉलेज के दिनों में आते हैं, स्कूल के दिनों में आते हैं, तो जो मित्रता होती है और उससे बड़े होने पर जो युवा अवस्था की जो मित्रता होती है ना, उसमें अपेक्षाकृत गंभीरता या धैर्य बढ़ता चला जाता है। वो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों को आसानी से मिलकर के सुलझाने की क्षमता रखते हैं। लिखते हैं आगे, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई मामलों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूं, मैं यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, मैं समझता हूं कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, लेकिन इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। बहुत सारे लोग एक आदर्श मित्र की कल्पना करते हैं कि यह मेरा मित्र होता तो कितना अच्छा रहता, वह मेरा मित्र होता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन यह जो मन की जो कल्पना है ना, इससे जीवन की झंझटें चलने वाली नहीं है। यानी जीवन की जो आवश्यकताएं है ना, इस कल्पना से पूर्ण होने वाली नहीं है, अपितु उस मित्र की जो सात्विक भावनाएं हैं, जो उदात्त चरित्र है, उससे चलने वाली हैं। इसको और आगे स्पष्ट करेंगे। ये कहते हैं, सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, केवल यही दो चार बातें देख करके सामान्य व्यक्ति मित्रता कर लेता है। किस किस बातों को लेकर के मित्रता कर लेता है? सुंदर प्रतिमा, यानी शरीर सुंदर है, देखने में सुंदर दिख रहा है, चाल उसकी कैसी है, बहुत मन भावनी है, और प्रवृत्ति कैसी है, स्वच्छंद प्रवृत्ति है। अगर ऐसी दो चार बातें देख करके हमें मित्रता कर लिए तो वह मित्रता अस्थायी नहीं होगी। मित्रता का मूल मंत्र प्रेमचंद जी कहते हैं, विचार मिलते हैं। अगर विचार नहीं मिल रहा तो वो मित्रता अस्थायी होने वाली नहीं। कह रहे पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इससे कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। यानी सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रवृत्ति वाले ये मित्र जीवन के संग्राम में साथ दे, कोई जरूरी नहीं है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, परंतु जिससे हम स्नेह न कर सके, जिससे छोटे मोटे काम तो हम निकालते जाएं, लेकिन भीतर ही भीतर घृणा करते हो, उन्हें हम मित्र नहीं कह सकते। यानी तत्काल में हमको समोसा खिलाने वाला मित्र मिल गया, लेकिन अगर कहीं कुछ जरूरत उसको पड़ गई तो हम वहां से कल्टी मार जाएं, या हमको कोई गंभीर जरूरत पड़ेगी तो मित्र गायब हो जाए। ऐसे मित्रों से मित्रता करने से बचना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सच्चे पथ प्रदर्शक। यह जो शब्द है ना, पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक का मतलब जानते हैं क्या होता है? रास्ता दिखाने वाला। यह जो शब्द आया ना, पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाला। हमारा मित्र रास्ता दिखाने वाला, सच्चा पथ प्रदर्शक होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। देखिए नया शब्द मिला, प्रीति पात्र, अपने प्रेम का पात्र बना सके। यानी वास्तव में उसके अंदर इतनी पात्रता हो ताकि वह मेरा प्रेम प्राप्त कर सके। यानी हमारे मित्र के अंदर क्या होना चाहिए? एक ऐसा गंभीर गुण होना चाहिए जो हमको आगे की तरफ प्रशस्त करे। हमारे और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे और हमारे मित्र के बीच में सच्ची सहानुभूति। सहानुभूति मतलब सह अनुभूति। मैं दुखी हूं तो वह भी दुख का अनुभव करे, यदि वह प्रसन्न है तो मैं भी प्रसन्नता का अनुभव करूं। यह सहानुभूति है। ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यानी हमारी हानि वो उसकी भी हानि हो, हमारा लाभ हो तो उसको भी हानि महसूस हो। लेकिन अभी हमारे मित्र कैसे हैं? हमारे मित्र पता कैसे होते हैं? मेरा तो मेरा ही है और जो तेरा है वो भी मेरा ही है। यह मानने वाले मित्र नहीं होते।
आगे लिखते हैं मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता यानी व्यवहार और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। वांछनीय मतलब इंटेंशनली रिक्वायर्ड, माने बहुत जरूरी नहीं है। दो विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और बराबर प्रेम रहा है, ऐसा हमारे उदाहरण मिलता रहता है। यानी हमारे शुक्ल जी का कहना है कि कोई जरूरी नहीं है कि दो एक ही विभाग में काम करने वाले लोग या एक ही प्रकार का कार्य करने वाले लोग मित्र हों, कोई जरूरी नहीं है। दो विभिन्न विचारधारा के, दो विभिन्न रुचि के लोग भी मित्र हो सकते हैं, लेकिन परस्पर सहानुभूति उसमें दिखाई देनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में जब चलेंगे तो देखिए स्पष्ट करेंगे कि राम जो है वो ना धीर और शांत प्रकृति के थे, वहीं लक्ष्मण उग्र थे, उदात्त स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी दोनों भाइयों में परस्पर स्नेह और अगाध प्रेम था। उदार तथा उच्च आशय कर्ण, देखिए नया शब्द फिर मिला हम लोग को, उच्च आशय। उच्च आशय मतलब उच्च आकांक्षा रखने वाला, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रखने वाला। यह शब्द है दीर्घ स्वर संधि से बना है। उच्च आशय, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा रखने वाला कर्ण और बहुत ज्यादा लोभ करने वाला दुर्योधन। दुर्योधन महालालची। दोनों के स्वभाव में कुछ विशेष समानता नहीं थी, लेकिन दोनों की मित्रता खूब निभी। रामायण काल में जैसे राम और सुग्रीव की मित्रता, दोनों में कोई विशेष समानता नहीं। राम और निषाद राज गुह की मित्रता, कोई विशेष समानता नहीं। राम और विभीषण की मित्रता, कोई विशेष समानता नहीं, फिर भी निभी ना। उसी तरह से महाभारत काल में कृष्ण और सुदामा की मित्रता, दोनों में कोई विशेष समानता नहीं थी, एक राजा एक भिखारी, फिर भी मिली ना। उसी तरह से दुर्योधन और कर्ण की मित्रता, कोई जरूरी नहीं है कि विचार मिलते हों। यहां पे इन्होंने खंडन कर दिया इस बात का। समाजलोचक है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कहते हैं यह भी कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव एक ही रुचि के लोगों में मित्रता खूब निभी। ऐसा भी नहीं है कि एक स्वभाव वाले और एक रुचि के लोग रहे हो तो मित्रता खूब निभी हो, कोई जरूरी नहीं, उसमें भी बहुत जगह मिली। यह भी कोई बात नहीं कि लोग एक दूसरे की तरह आकर्षित जो लोग होते हैं ना, वो समाज में विभिन्नता को देख करके भी होते हैं। यह भी कोई बहुत जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे पास नहीं है सामने वाले के पास है तो उसको मित्र बना लो, यह भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। क्यों? समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे को आकर्षित होते हैं। जो गुण मुझ में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण हो जाए, तो फायदा क्या होगा? दोनों के पास गुण हो जाएंगे। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। आगे कहते हैं चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का आश्रय ढूंढता है। यानी एक व्यक्ति जो चिंतित रहता है, जो अवसाद में रहता है, दुखी रहता है, वो एक ऐसे मित्र का आश्रय ढूंढता है जो मित्र उसको टाइम टाइम पे हंसा सके, टाइम टाइम पे उसको जो है इस अवसाद से बाहर निकाल सके। कह रहे निर्बल व्यक्ति बली का साथ ढूंढता है, जो कमजोर व्यक्ति वो किसका साथ ढूंढता है? बलवान का, ताकि हमको कोई मारेगा तो ये हमको बचाएगा। धीर व्यक्ति जो है वो उत्साही का साथ ढूंढता है, जो धैर्यवान व्यक्ति है वो ऐसे व्यक्ति का साथ ढूंढता है जिसके अंदर उत्साह हो, ताकि हम अगर बैठे भी हो तो हमको हुरपेट के अपना काम करवा ले। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त जो बहुत ज्यादा उच्च आकांक्षा, वो चाहता था कि पूरे विश्व पे मेरा राज्य हो। वह युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। चाणक्य और चंद्रगुप्त में भी देखिए कितनी अच्छी मित्रता निभ रही है। कह रहे नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किस पर निर्भर था? बीरबल की तरफ निर्भर कर रहा था। क्यों? क्योंकि बीरबल नीति का ज्ञाता था, अकबर के पास नीति की उतनी अच्छी जानकारी नहीं थी। तो मित्रता के लिए कोई जरूरी नहीं है कि समान विचारधारा के ही मित्र हों, और मित्रता के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि विपरीत विचारधारा के मित्र हों। मित्रता के लिए एकमात्र चीज जो जरूरी है कि परस्पर निश्चल प्रेम होना चाहिए और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। आगे के पैराग्राफ में लिखते हैं कि मित्र का कर्तव्य किस प्रकार बताया गया है? कुछ इस प्रकार कि उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना। किस कार्य में? उच्च और महान कार्य में, न कि निम्न और घृणित कार्य में। उच्च और महान कार्य में अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए, मन बढ़ाना चाहिए उसका, उसको साहस दिलाना चाहिए कि तुम अपने निज की सामर्थ्य से बाहर जाके काम कर जाओ। राम ने सुग्रीव से मित्रता की तो सुग्रीव के अंदर इस बात का साहस भरा कि जाके तुम बाली से लड़ो। जो सुग्रीव बाली से मारा डर डर के भागा फिरता था, उस सुग्रीव का मनोबल राम ने बढ़ा दिया। यह मित्र का धर्म है। कह रहे हैं उसको यह बात की साहस दिलाना कि अपने निज की सामर्थ्य से बाहर का काम करो। यह कर्तव्य उससे पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का होगा। इसका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए। कैसे? हमें नहीं क्षमा चाहूंगा, इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमको कैसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए? जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, जिसके अंदर साहस हो, जिनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो। ऐसे मित्रों के खोज में हमेशा हम लोग को रहना चाहिए।
कह रहे हमें उनका पल्ला उसी प्रकार पकड़ लेना चाहिए। पल्ला किसे कहते हैं? वस्त्र यानी टुकड़ा, एक साइड से पकड़ करके हम उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे मां का आंचल पकड़ के चलते हैं, उसका पल्ला उसी प्रकार पकड़ना चाहिए जिस प्रकार सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। सुग्रीव अपनी कमजोरी जानता था, उसने राम का पल्ला पकड़ के राम के साथ साथ स्वयं को भी आगे बढ़ाया। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, साफ सीधी बात। मित्र कैसे हो? यदि हो तो शुद्ध हो, और कैसे हो? प्रतिष्ठित हो। मृदुल हो, पुरुषार्थी हो। मृदुल यानी मधुर हो, मृदुल हो यानी मधुर हो, और पुरुषार्थी हो यानी कर्म पे विश्वास करके आगे बढ़ने वाले हो, यानी अपने कर्म के द्वारा, अपने उद्यम के द्वारा कोई नई चीज का सृजन करने वाले हो, भाग्य के भरोसे आलस्य करके बैठने वाले न हो। शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, शिष्ट हो और सत्यनिष्ठ हो। शिष्ट हो आचरण से अच्छे हो, गलत आचरण में लिप्त न हो। सत्यनिष्ठ हो, सत्य का साथ देने वाले हो, झूठ बोलवा न हो, झूठ बोल करके कहीं ले जाकर हमको उदाहरण है। आगे कहते हैं जिससे हम अपने आप को उनके भरोसे छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उनसे किसी प्रकार का हमको धोखा नहीं मिलेगा। मित्र कैसा होना चाहिए? जिस पर हम विश्वास कर सके कि वो मुझे धोखा नहीं देगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। यानी जिससे हमारी जान पहचान ना, उनके लिए भी वही बातें ठीक है जो मित्र के लिए ठीक है। यानी मित्र कैसा? धीर होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, शुद्ध हृदय का होना चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए, आचरणवाना होना चाहिए। ये सारी बातें वहां भी सिद्ध होती है जहां पे हम अपनी जान पहचान बैठा लेते हैं। ठीक है, उनसे थोड़ा परिचय है मेरा। ऐसे लोगों से परिचय भी मत बनाइए जो लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हो। कहते हैं ना, जान पहचान के लोग ऐसे हो जिनसे हम कुछ ना कुछ लाभ उठा सकते हो, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हो। यद्यपि जितना उतना नहीं जितने हमारे गहरे मित्र दे सकते हैं। ठीक है, हमारे मित्र जितना हमको दे सकते हैं शायद जान पहचान वाले उतना न दे पाए, फिर भी हमको अपने जान पहचान वाले लोगों में भी वही क्राइटेरिया, वही पैरामीटर रखना चाहिए जो पैरामीटर हम अपने मित्रों के लिए रखते हैं। आगे चलेंगे, अगले पैराग्राफ में बताते हैं मनुष्य का जीवन थोड़ा है। मनुष्य का जीवन बहुत बड़ा नहीं है। ये कलाम साहब भी कहा करते थे कि मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। हम लोग को मानव जीवन मिला, क्या गारंटी कि मैं रविकांत मैत्र त्रिपाठी आपके सामने अभी वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाते बनाते कब उलट जाऊंगा? कुछ पता है किसी को? या आपको कुछ पता है क्या? नहीं पता किसी को, अगले क्षण का गारंटी नहीं है। कह रहा उसमें खोने के लिए समय नहीं बचा। यदि कोई क ख या ग यानी कोई XYZ कोई व्यक्ति, क ख ग में तो एक ऐसा व्यक्ति जिसका वो नाम नहीं लेना चाहते, यदि हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति के द्वारा हमें ढांढस बढ़ा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो हे ईश्वर उनसे हमको दूर ही रखो। ऐसे लोग जो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते, जो हमारे लिए संबल नहीं बन सकते, क्या लिखा? हमारे लिए बुद्धिमानी विनोद की कोई बातचीत नहीं कर सकते जिससे हमारी बुद्धिमानी या विनोद प्रियता बढ़े, कोई अच्छी बात नहीं बतला सकते, हमारे आनंद में शामिल नहीं हो सकते, जब हम कष्ट में तो हमको ढाढ़स नहीं बढ़ा सकते, हमको हमारे कर्तव्य का सही ज्ञान नहीं करा सकते, तो भैया ऐसे लोगों से भगवान हमको दूर ही रखे। ऐसे लोगों से बहुत नजदीकी बढ़ाने की कोई जरूरी नहीं। हमें अपने चारों जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। जड़ मूर्तियां मतलब पत्थर की मूर्तियां, जड़ का मतलब होता है निर्जीव। हमें अपने चारों निर्जीव मूर्तियां नहीं रखनी, ऐसी मूर्तियां रखनी, ऐसे मित्र बनाने जो सजीव हो, जिनके अंदर चेतनता हो, अर्थात जो हमको सही समय पे सही राय दे सके। ऐसा नहीं है कि मैं जो कर रहा हूं चुपचाप बैठ के मुंह ताक रहे हैं। अगर चुपचाप बैठ के मुंह ताक रहे हैं तो इससे बढ़िया तो मूर्ति लगा लो ना, वो आदमी रहने से क्या फायदा। अगर मैं जो कर रहा हूं मेरी हौ में हौ मिला रहे हैं तो इससे बढ़िया तो दर्पण रख लो सामने, शीशा, जो हम कहेंगे उसी में हौ मिलाएगा। शीशा कभी आपकी बात को ना नहीं बोलेगा। तो ये जड़ पदार्थ रखने से क्या फायदा। चेतन मनुष्य होना चाहिए जो हमको क्या करें, सहानुभूतिक रूप से सपोर्ट कर सके। कह रहे हैं कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण भी स्वीकार कर लेंगे। ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि अगर नहीं हुई तो मान के चलिए लाभ भी नहीं होगा। आजकल हमारे मित्र वही हैं कि अगर सिनेमा देखने जाना हो, नौका विहार घूमने जाना हो, अगर पार्टी करनी हो तो मेरे साथ आ जाएंगे, लेकिन अभी हमारे घर कोई आफत विपत्ति आ जाए एक को दिखाई नहीं देंगे। कहने का मतलब अगर ऐसे लोगों से कुछ हानि नहीं हुई तो समझ जाइए लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि हुई तो वह बहुत भारी होगी। देख लीजिए, सीधे सीधे शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमारा अगर लाभ नहीं हुआ तो हानि भी नहीं होगी, लेकिन यदि हानि हुई तो इतनी बड़ी होगी जिसका आकलन कर पाना आपके लिए संभव नहीं होगा। ऐसे मित्रों से दूरी बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ आपका उपयोग करना जानते हो।
आगे कहते हैं, सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन शोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं बिना मतलब का। आप देखे होंगे बहुत सारे आपके भी मित्र होंगे जो गली से जा रहे हैं, बिना मतलब का मोटरसाइकिल ले लिया, खूब तेज उड़ा करके जा रहे हैं, कोई औचित्य नहीं है उसका, क्षण मात्र का भी लाभ मिलने वाला नहीं है, बिना मतलब का सड़कों पे अवारा की तरह घूम रहे हैं, कॉलर ऐसे खड़ा कर लिए हैं, शर्ट को ऐसे खोल लिए हैं, ऐसे हीरो बन के घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलता इसका। कह रहे हैं ऐसे लोग जो ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़ करके शून्य, निहसार और शोचनीय। शून्य मतलब समाप्त, खत्म, निहसार, बिना किसी उद्देश्य का, और सोचनीय यानी चिंता करने योग्य जीवन और किसका हो सकता है। ये वे लोग हैं ना जिनका जीवन चिंता करने योग्य है। भगवान इन लोगों से दूर ही रखे हम लोगों को। अगर ईश्वर, बता रहा हूं भगवान हाथ जोड़ करके, कि अगर कहीं आपके भी कोई मित्र हो या आपके अंदर भी अगर ऐसे आचरण हो तो समय रहते अपने आप को बैक कर लीजिएगा, वापस कर लीजिएगा। जी हां मित्रों, मैं साफ बता रहा हूं। आगे चलते हैं, अगले पैराग्राफ में देखिए और स्पष्ट करेंगे। वे लोग जो गलियों में ठट्ठा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, नाच रंग थिएटर गाना घूमते रहते हैं ना, वे लोग अच्छी बातों के आनंद से कोसों दूर हैं। ये कोसों शब्द क्या है? ये हमारे यहां ग्रामीण अंचल में दूरी नापने की एक इकाई है। एक कोस को संभवतः 3 किलोमीटर का मानते हैं। 3 किलोमीटर की दूरी को एक कोस कहते हैं। तो कोसों दूर है मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा दूर है। उनके लिए तो संसार में न तो सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कोई कवि हुए हैं और न तो संसार में सुंदर आचरण करने वाले महात्मा हुए हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का टाइम जब खाली बचता है ना, तो मैं अपने पूज्य पिताजी आदरणीय श्री श्रद्धा त्रिपाठी जी, हमारे पिताजी हैं, मैं आज ही सुबह आपका वीडियो बनाने के पहले अभी सुबह बैठ करके हम लोग यही सुसंगत और कुसंगत पे चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे हम लोग रहीम दास के कई सारे दोहों को खोज ले गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी के कई दोहे खोज ले गए हैं, कल्हड़ की राजतरंगिणी के कई श्लोक हम लोग खोज ले गए हैं। तो सोचिए कितनी सुंदरता हमारे साहित्य में भरी हुई है। लेकिन उन आवारों के लिए जो सड़कों पे फालतू घूमते हैं, अपने माता पिता का पैसा बर्बाद करते हैं, और थोड़ा सोचिए जो उल्टे सीधे मोटरसाइकिल स्टंट इत्यादि करते हैं, भगवान न करे लेकिन यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उनका जीवन नरक हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या ये सुंदरता है संसार में? सुंदर उक्तियों वाले कोई कवि उनके लिए हुए हैं क्या? वो तो कभी पढ़े ही नहीं होंगे, देखे ही नहीं होंगे, सुने ही नहीं होंगे। कह रहे हैं उनके लिए न तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न ही कोई बड़े बड़े ग्रंथकार कोई विचार छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हों। ऐसे लोगों के लिए यह सब कुछ नहीं है। जो आवारा प्रवृत्ति के लोग हैं ना, जो समाज में बोझा बने हुए हैं, उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। कह रहे हैं उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं। फूल और पत्तियों में कितनी सुंदरता होती है ये उसको महसूस होगी ना जो जाके देखेगा, सुनेगा और समझेगा। जो देखा ही नहीं, जिसको अपहरण करने से और गुंडागर्दी करने से फुर्सत नहीं है, वो क्या जानेगा फूल पत्तियों में कितना सौंदर्य होता है। कभी खाली बैठ के देखिए तो सही। कह रहे हैं अनंत सागर लहरों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, झरने के कलकल में मधुर संगीत नहीं, उनके लिए प्रयत्न और पुरुषार्थ का कोई आनंद नहीं, उनके भाग्य से सच्ची प्रीति का सुख, कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है। इंद्रिय विषय मतलब मन कर रहा है तो चल रहे हैं। जो इंद्रियों के वश में है, जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए यह संसारिक सुंदरता किसी काम की नहीं है। जिनका हृदय नीच आशयों, नीच आशय गलत विचारधारा, आशय का मतलब होता है उद्देश्य, उच्च आशय यानी उच्च महत्वाकांक्षा, नीच आशय घृणित मानसिकता, कहना जिनका हृदय घृणित मानसिकता और कुत्सित विचारों से कलुषित है, खराब विचार जिसके मन में घूमते रहते हैं, किसका क्या चुरा लें, किसको क्या पीट दें, किसका क्या हड़प लें, किसको कैसे हम कलंकित कर दें, ऐसे विचार जिनके मन में घूमते रहते हैं, ऐसे नाश उन्मुख प्राणी जो नाश की तरफ जा रहे हैं, नाशोन्मुख जो नाश के रास्ते पर चल पड़े हैं, जो अपनी बर्बादी का रास्ता खुद ही खोल लिए हैं, उनको दिन दिन अंधकार में पतित होते हुए कौन ऐसा होगा जो तरस नहीं खाएगा। ये वे लोग हैं जो दिन प्रतिदिन अहंकार में अपने लिप्त होकर के सीधे उस अंधकार की तरफ जा रहे हैं जिस अंधकार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आज के समय में बता रहा हूं दोस्तों, वह युवा जो सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट के धुएं में उड़ रहा है, जो दारू और बियर की बोतलों में घूम रहा है, जो नाच गाना और रास रंग के चक्कर में घूम रहा है, जो माता और पिता और विभिन्न रिश्तेदारों के माध्यम से पा गए मोटरसाइकिलों पर अय्याशी कर रहा है, उसको जीवन का कोई आनंद प्राप्त नहीं है। और वह क्या है, वह सीधे सीधे पतित हो रहा है। उसके ऊपर तरस आने की आवश्यकता है। कह रहे हैं आपको
उसे किसको? हम सबको ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए, न करना चाहिए। ऐसे प्राणियों से अपने आप को बचाया जाए, जितना ज्यादा बच सके बचाया जाए। अगले पैराग्राफ में कहते हैं मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस, उदाहरण लिए हैं मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य सबका सब काम छोड़ करके अपने ही हेल मिल के 10-5 लोगों को लेकर के अपने विषय वासना में लिप्त हो जाया करता था। बीमारी का बहाना बना करके एक दिन अपने दिन काट रहा था, लिखा है ना, बीमारी का बहाना बनाकर अपना दिन काट रहा था। इसी बीच उनके पिता उनसे मिलने के लिए गए। जब पिता मिलने के लिए कमरे में प्रवेश करते हैं तो एक हंसमुख नौजवान उस कमरे से बाहर आ रहा होता है। पिताजी से गेट पे भेंट हो जाती है, वो नौजवान मुस्कुराता हुआ चला जाता है। पिताजी अंदर आते हैं तो बालक बहाना बनाता है, जानते हैं क्या? कि पिताजी एक्चुअली मुझे तो बुखार हो गया था, बुखार अभी अभी छोड़ा है, अब ठीक महसूस कर रहा हूं। क्योंकि वो तो जानता था कि पिताजी अगर हाथ पकड़ लिए तो अंदाजा लगा लेंगे तो बुखार नहीं है। तो कहा नहीं एक्चुअली बुखार अभी अभी उतरा है, कई दिन से मुझे बुखार था। तो पिताजी ने जानते क्या कहा? हाँ देखा हूं, वो बुखार जो है ना अभी हमको गेट पे मिला था। यानी जो लड़का उसके साथ बैठा था, कुसंग गलत नीयत का व्यक्ति, जो उसको अपना काम भी नहीं करने दे रहा बल्कि दूसरे टाइम पास में उलझाए हुए है, उसको उसके पिता ने बुखार की संज्ञा दे दी। हाँ ज्वर अभी अभी हमको वहीं गेट पे मिला था। लिखे हैं ना, ये कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। मित्रों ये सूक्ति वाक्य हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा में आता है। मतलब जब से पिछले 4-5 सालों से मैं देख रहा हूं यूपी बोर्ड का, मुझको लगता है हर एक साल पूछा जाता है। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी गलत संगति का बुखार अगर आपके ऊपर चढ़ गया तो वह बुखार जीवन में कभी उतरता नहीं है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, यह केवल अच्छे आचरण का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। किसी भी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी हुई, कोई भी युवा पुरुष यदि उसकी जो संगति है, यदि उसका जो सहयोग की जो क्राइटेरिया है, जो उसका क्षेत्र है, यदि वो बुरी हुई तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होंगी। यानी उसके पैरों में समझिए कि पत्थर की चक्की बांध दी गई है, वो चाहेगी तो आगे बढ़ना, तो वह चक्की इतनी भारी है कि उसको आगे बढ़ने नहीं देगी। यानी आपके विकास में वह पत्थर की चक्की के समान होगी, वो बढ़ने नहीं देगी आपको आगे। कह रहे वो दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराते चली जाएगी। और वही जो मित्रता है, यदि वह मित्रता अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। यानी एक ऐसे बाहु की तरह होगी जो आपको सहारा देकर के आपको निरंतर उन्नति की तरफ उठाते हुए लेकर जाएगी। तो मित्रों, मित्र का चुनाव ध्यान दीजिएगा, कैसा होना चाहिए? कुसंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुसंग का अगर मित्रता हो गई तो वह पैर में बंधी चक्की के समान है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। बल्कि अगर अच्छी मित्रता हो गई तो एक ऐसे बाहु के समान होगी जो आपको हमेशा उन्नति की तरफ आगे बढ़ाएगी। अगले पैराग्राफ में कहते हैं हमारे शुक्ल जी कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में, इंग्लैंड का एक विद्वान था, जब वो युवा था वह नौकरी के लिए गया था, उसको राज दरबार में जगह नहीं मिली। यानी वो नौकरी के लिए गया था, उसको नौकरी नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर अपने भाग्य की वो सराहना करता रहा, हमेशा अपने भाग्य को अच्छा बताता रहा कि बढ़िया हुआ नौकरी नहीं मिली। बहुत से लोग इसको अपना बहुत भारी दुर्भाग्य समझ लेंगे, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां जाकर के वो बुरे लोगों की संगत में पड़ जाता। यहां पे क्या है, वो सद विचारों पे है, वहां पर आध्यात्मिक उन्नति में वो लोग बाधित होते। माने वो जाकर के ऐसे क्षेत्र में फंस जाता जो लोग हमारे अंदर के अंतरात्मा की उन्नति नहीं होने देते। इससे वजह से वो बहुत खुश था। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सोचिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कुछ मिनटों के साथ से ही, कुछ 2-4 मिनट आधा घंटा हमारे साथ रह लें तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। थोड़ा सोचिए, जो कैकेयी राम को हमेशा प्रेम करती थी, मंथरा का कुछ समय का साथ मिल जाने की वजह से उसने क्या किया? राम को वनवास तो वनवास दिया ही, अपने आप को भी उसने विधवा बना लिया। पूरे विश्व का कलंक झेलती है। क्यों? क्योंकि मथुरा जैसा, क्षमा चाहूंगा, मंथरा जैसा गलत मित्र बना लिया उसने। मंथरा ने क्या किया? बस वही किया, कुछ समय के साथ से बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त यानी हृदय पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। यानी ऐसे बच्चे जो आपको गलत भावना की तरफ ले जा रहे हो, गलत विचारों की तरफ ले जाना चाहते हो, उससे बचना चाहिए। कह रहे हैं कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुराई जो है ना हमारे समय में अटल भाव माने टलेगी नहीं, एकदम फिक्स होकर के बैठती है। अच्छाई आते आते आती है, लेकिन बुराई आ करके एकदम जड़ जमा करके बैठ जाती है। कह रहे हैं बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत, देखिए कितना खराब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात ध्यान पर नहीं चढ़ती।
आप खुद अपने हृदय पे हाथ रख के बताइएगा। मैं वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा अपने हृदय पे हाथ रख के पूछिएगा कि कोई भजन आपको जल्दी याद होता है, ये फिल्मी गाने जल्दी याद होते हैं? क्षमा करिएगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, शायद आप सभी समझ रहे होंगे। कह रहे हैं ना कि इतनी जल्दी कोई गंभीर अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी। एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल बता रहे हैं, उनके किसी मित्र ने बताया, एक बार लड़कपन में उसने कोई ऐसी खराब कहावत सुन ली थी, कोई अपशब्द कह लीजिए, कोई गाली समझ लीजिए, उसने सीख लिया था बचपन में, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए पर बार बार आता है। सोच लीजिए। कह रहे जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते, वो बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। कह रहे हैं अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, बहुत खराब शब्द है हमारे समाज का, जो सीधे सीधे चरित्र का नाश करता है, समाज में आपकी प्रतीक्षा क्षण भर में धूमिल कर सकता है। अपवित्र यानी आपकी पवित्रता का नाश करें। आप छात्र हैं, आप विद्या को माता मानते हैं, उस विद्या के प्रति आप अपना अनुराग रखने वाले हो। यदि आपको आपकी विद्या से कोई विमुख करता है तो आपको अपवित्रता की तरफ धकेल रहा है। फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे, यदि कोई मित्र अश्लीलता के साथ, अपवित्रता के साथ फूहड़ बातें करके यदि आपको हंसाना चाहता है तो आप उससे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दूरी बना लीजिए, तभी आपका भविष्य सुरक्षित है, अर्थात आपका भविष्य सुरक्षित होने वाला नहीं है। और अंत में समझाते समझाते देखिए कहते हैं कि सावधान रहो, सावधान रहना चाहिए। इससे पहले तुम बहुत सामान्य बात समझो और सोचा कि चलो ठीक है एक बार ऐसा हो गया तो हो गया, लेकिन नहीं, अगर ऐसा एक बार अगर हो गया तो वह बार बार होता चला जाएगा। कह रहे हैं तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले लोग अपने आप सुधर जाएंगे। कब? जब आप अपने चरित्र को मजबूत करके उनकी अवहेलना करना शुरू कर देंगे। लेकिन यदि उनकी बात में हाँ मिला करके उनकी बात पे आप भी हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ने लगे तो क्या होगा? अपने तो बर्बाद था ही, आपको भी वो बर्बादी की तरफ ढकेल ले जाएगा। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीधे सीधे कि आप इसको सामान्य बात समझ रहे हैं और आप ऐसा सोचते हैं चलो एक बार हो गया फिर ऐसा नहीं होगा, और आपके चरित्र बल पर आपका प्रभाव पड़ेगा कि आपको लगता है कि नहीं हमारा चरित्र बड़ा उज्ज्वल है तो वो सुधर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। कह रहे हैं जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर कहां देखता है कि वह कहां और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों के अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा उन बुरी बातों से कम हो जाएगी और फिर पीछे तुमको उनसे चिढ़ मालूम नहीं होगी। होगा क्या? बुरी बात एक बार दिमाग में आई, अच्छा ठीक है चलो जाने दो। दूसरी बार आई, अच्छा ठीक है जाने दो। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे उन बातों के आप अभ्यस्त होते चले जाएंगे। फिर वो बातें आपको बुरी नहीं पता चलेंगी, वो आपको अच्छी महसूस होने लगेंगी। और फिर क्या होगा? जैसे जैसे आपकी घृणा कम होगी वैसे वैसे आपके बर्बादी के रास्ते खुलते चले जाएंगे। कह रहे हैं क्योंकि आप ये सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात क्या है, माने ये कौन सी इतनी बात है जिससे चिढ़ा जाए, और यही चीज आपकी अवनति के रास्ते खोलना शुरू कर देगा। कह रहे अंत में होते होते कुंठित हो जाएगा क्या? तुम्हारा विवेक। विवेक मैंने अभी थोड़े पहले बताया था, विवेक क्या है? अब क्या करें, यानी विपरीततम परिस्थिति में अपने संभालने की जो व्यवस्था है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। धीरे धीरे आपका विवेक कुंठित हो जाएगा और आपको भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी, और अंत होते होते क्या होगा? आप अभी बुराई के ही भक्त बन जाओगे। क्या बन जाओगे? बुराई के ही भक्त बन जाओगे, यानी बुराई को ही आप भी सपोर्ट करने लगोगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो, यानी बुरी संगत तुमसे छुआने ना पाए। अगर अपने आप को उज्जवल रखना है, यदि अपने चरित्र को निष्कलंक रखना है, तो इसका सबसे अच्छा एकमात्र उपाय है कि बुरी संगत से छुआया ना जाए, बुरी संगत से आप बच जाइए। दो पंक्तियां हैं। एक इसके पहले मैंने बताया था कि कुसंग का ज्वर बड़ा खतरनाक होता है। मैंने बताया था ना कि कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। एक लाइन मैंने यहां पढ़ी थी, इसके पहले वाले पैराग्राफ में थी, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। एक इस पंक्ति को याद रखिएगा, और इसके बाद मैं बता रहा था ये वाली पंक्ति जो है कि तुम भी बुराई के, यहां सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। ये दो पंक्तियां ऐसी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं, अक्सर पूछी जाती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आगे स्पष्ट करते हुए अपनी बात को हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कहते हैं कि काजर की कोठरी में कैसो हु सयानो जाओ। कितना भी कोई सयाना व्यक्ति हो, सयाना मतलब होशियार विद्वान,
कितना भी कोई होशियार विद्वान व्यक्ति है, यदि काजल की कोठरी में गया, ऐसे कमरे में गया जिसमें चारों तरफ केवल काजल ही काजल है, यानी कालिख ही कालिख है, तो एक लीक भी अगर कालिख की कहीं लग गई ना तो हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि काजल की कोठरी में जाओ ही मत। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी भी कालिमा अगर आपके चरित्र पे लग गई ना तो जीवन पर्यंत आपको कलंकित रखेगी। इसलिए बुरी संगत से अटैच ही ना हुआ जाए, बुरी संगत से छुआने से ही बचा जाए। तो ये मित्रों पाठ था हमारा यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गद्यखंड का पहला पाठ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई मित्रता। पर्टिकुलरली यह पाठ मुझे बहुत पसंद है और मैंने कहीं ना कहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अन्यथा न लीजिएगा, लेकिन मैं रविकांत मैत्र त्रिपाठी अपने आप को बहुत हद तक इस पाठ के अनुरूप ले चलने का प्रयास किया हूं। और शायद यही कारण है कि आज 34-35 वर्ष की उम्र में भी हम लोग बहुत ही सफलतापूर्वक अपना जीवन यापन शिक्षक की तरह कर रहे हैं। किसी तरह का कोई व्यक्ति हम लोगों के ऊपर आरोप लगाने वाला नहीं है। जी हां मित्रों, आज तक मैं अपनी बात आपको बताता चलूं, और एक अगर जो भी हमारे छात्र अगर मुझे अपना मित्र मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना शिक्षक मानते हैं, तो बचने का प्रयास करिएगा कि रविकांत मैत्र त्रिपाठी न तो कोई गुटखा मसाला खाते हैं, रविकांत मैत्र त्रिपाठी न तो कोई सिगरेट इत्यादि पीते हैं, रविकांत मैत्र त्रिपाठी न किसी सिनेमा हॉल और नाच गाना, नाच घर और ऑर्केस्ट्रा देखने जाते हैं, नहीं जाता। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जब भी मैं खाली बैठता हूं तो श्री रामचरितमानस या गीता जैसी पुस्तक पढ़ता हूं। और यही कारण है कि आज मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से खड़ा होकर के कार्य कर पा रहा हूं। चूंकि टेक्निकल एजुकेशन का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं कंप्यूटर साइंस का टेक्निकल स्टूडेंट हूं और मेरी जो मास्टर डिग्री है वो टेक्निकल डिग्री है। जी हां, मैं शुद्ध विज्ञान का छात्र हूं। यह सिर्फ आप लोग का प्यार है कि जो मैं हिंदी और संस्कृत यहां पढ़ाता हूं। शुद्ध फिजिक्स और केमिस्ट्री का आदमी हूं मैं, लेकिन बावजूद पूरा का पूरा मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का पूरा जो लाइफ था ना वो निकल गया। लेकिन आज तक मेरे ऊपर यह दाग लगने नहीं पाया कि मैं कोई रविकांत को पान खाते हुए या पुकार खाते हुए या इस तरह के मसाला तेल इत्यादि खाते हुए कोई देखा होगा। तो कृपया आप लोग भी बचिए। क्यों? क्योंकि मित्रता ही इन सब चीज के पीछे होती है। अगर मित्र अच्छे रहे तो फिर आपको हर तरह की समस्या से बचा लेंगे। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, वीडियो भी हमको लगता है कि 40 मिनट से ऊपर का होने जा रहा है, तो कृपया आप लोग का ध्यान रखेंगे। और किसी तरह की कोई असुविधा होने पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है, और हमको यहीं पे नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। किसी भी तरह की असुविधा होने पे आप हमसे निसंकोच पूछिएगा, हम आपको बताने के लिए तत्पर हैं। एक बार फिर से इस वीडियो की सफलता की आकांक्षा ले हुए आप सभी से मैं चाहूंगा कि कृपया अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा वो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, सभी सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण, प्रधानाचार्यगण का सस्नेह अभिवादन। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे इस वीडियो पे जुड़ते हैं सभी को बहुत सारा प्यार, उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।